हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 5। यह आपके रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको पता है कि रेलवे में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। जैसे आपका एलपी में हो गया, ग्रुप डी में हो गया, तो लगभग 20 से 25 नंबर साइंस पूछा जाता है। तो आपको पता है कि साइंस को कंप्लीट तैयार करने के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट करना अनिवार्य है। तो हम इसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ताकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाए और साथ में प्रैक्टिस सेट भी कवर हो जाए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डाले गए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। हम इसी तरह से आपके लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जब तक कि रेलवे के सारे एग्जाम खत्म न हो जाए। और साथ में आप पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा और नोट करते जाइए कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, उसके लिए आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ से आप कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जीके को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, आवर्धन की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है सेमी, बी है डायोप्टर, सी है इसकी कोई इकाई नहीं है, डी है न्यूटन। ये आप जो प्रश्न है आपका ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसे। देखिए आवर्धन क्या है। आवर्धन आपका होता है आवर्धन यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा के वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटा के वस्तु की दूरी। देखिए प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है, यही क्या है, आवर्धन है। और दोनों की इकाई क्या होती है, दोनों की इकाई आपका सेम होता है। वस्तु की दूरी भी सेम होगी, मतलब की इकाई सेम होगी, और प्रतिबिंब की दूरी की भी इकाई सेम होगी, यानी कि दोनों से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए मीटर में है, यह भी मीटर में है, या यह सेमी में है तो यह भी सेमी में है, दोनों कट जाएगा, यानी कि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होगी। इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन किसका आपका इकाई है, याद रखिएगा। न्यूटन आपका बल का इकाई है। डायोप्टर किसका है, तो डायोप्टर आपको लेंस की क्षमता का है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख गुहिका मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए परिसंचरण तंत्र, बी उत्सर्जन, सी पाचन और डी श्वसन। ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिए। तो मुख गुहिका जो है यह आपके पाचन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, बी ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, सी ऊष्माग्राही परिवर्तन और डी रासायनिक परिवर्तन। तो याद रखिएगा, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन मतलब कि जब कोई पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उससे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपने कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना आपका CO2 बना। तो यह कार्बन और ऑक्सीजन से भिन्न है, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम अलग है, यह नया पदार्थ हो गया। हम कार्बन और ऑक्सीजन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। उसी प्रकार से लोहे में जंग लगना, जंग जो लग गया वह आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, एक नया पदार्थ बन गया, उसे हम पुनः लोहे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि केवल अवस्था चेंज होती है। जैसे आपका जल है तो जल से बर्फ बन जाएगा, बर्फ फिर हम जल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऊष्माक्षेपी परिवर्तन यानी कि ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें से ऊष्मा उत्पन्न हो, उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, और ऊष्माग्राही में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक परिवर्तन जिससे क्या हो, ऊष्मा का अवशोषण हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माग्राही परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है,
1 किलोवाट बराबर है, देख लेते हैं। 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 1000 वाट, 1000 वाट। और वाट बराबर, 1 वाट बराबर होता है आपका जूल प्रति सेकेंड, ठीक, जूल प्रति सेकेंड, इसे याद रखिएगा। यानी कि 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकेंड इसका मान हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? देख लीजिए, आपके एग्जाम में जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो आप उस टॉपिक को तैयार रखिएगा, ठीक है। जितने मतलब देख लें, ये आपका किसी क्लासिफिकेशन से, तो क्लासिफिकेशन को तैयार कर लीजिएगा। उसी प्रकार से आप टॉपिक समझ लीजिए, कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है, उस टॉपिक को एकदम कंप्लीट तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कितना आपने सही किया, कितना गलत। तो विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है एनिमेलिया, बी है प्रोटिस्टा, सी है फंजाई, तो सी है आपका डी है प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। जो विटेकर द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आपका होता है मोनेरा, याद रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उसके बाद प्लांट, उसके बाद एनिमेलिया, इसे याद रखिएगा। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? ऑप्शन ए चालकता, बी सरंध्रता, सी तन्यता और डी आघातवर्धनीयता। तो याद रखिएगा, तन्यता के कारण हम धातु को तार के रूप में बदल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और आघातवर्धनीयता के कारण किसी भी धातु को हम पीट कर चादर के रूप में बदल सकते हैं, इसे भी याद रखिएगा। ये सब गुण पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। एक पॉइंट और जान लीजिएगा, जैसे कि 1 ग्राम सोना से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, बी बैरोमीटर, सी थर्मोमीटर और डी मल्टीमीटर। देखिए, हम प्रत्येक सेट में लगभग 20 प्रश्न लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिएगा 20 प्रश्न नहीं, आप लगभग 70 से 80 प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी ऑप्शन को आपको बता रहे हैं, डिटेल में सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। तो सभी पॉइंट को नोट करते जाइएगा। आपका इस 20 क्वेश्चन के साथ लगभग 70 से 80 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता मापा जाता है, थर्मामीटर से, ठीक है, मानव शरीर का तापमान मापा जाता है, मल्टीमीटर से आपको पता है जैसे वोल्टेज हो गया, धारा हो गया, प्रतिरोध हो गया, इन सब का मापन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश वसा के पाचीकरण में सहायक होता है? ऑप्शन ए HCl, बी विटामिन के, सी पेप्सिन और डी पित्त लवण। तो याद रखिएगा, पित्त लवण जो है वसा के पाचीकरण में सहायक होता है, ठीक है। HCl जो होता है आपके आमाशय में पाया जाता है, और यह क्या करता है, वहाँ पे आपके भोजन को जीवाणु रहित करने का कार्य करता है, ठीक है। प्रोटीन जो है कि भोजन को पचाता है, तो यह जो पेप्सिन है वह प्रोटीन का पाचन करता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है, कितना होता है? तो याद रखिएगा Na2CO3, यह सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। देखिए, फार्मूला आपको आना चाहिए, तभी आप इसे निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इस टॉपिक को भी आप तैयार रखिएगा, ठीक है। सोडियम का होता है, जो आणविक द्रव्यमान होता है वह 23 होता है, तो 23 × 2, क्योंकि यहाँ पे Na2 है तो हम 2 कर देंगे। उसके बाद
CO3 कार्बन का होता है आपका 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 गुणे 3। हम देख लेंगे 23 दुना के आपका हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, लास्ट में देखेंगे कितना आएगा, लास्ट में 6 आना चाहिए। ठीक है, देखिए एग्जाम में आपको यूनिट डिजिट भी ध्यान देना है। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं कि सभी का ऑप्शन के लास्ट संख्या अलग अलग है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो लास्ट में देख लीजिएगा 8 2 10, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, लास्ट में 6 आएगा, इसका मतलब कि 6 कहाँ पे, 106 आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोड़ भी सकते हैं, देख लीजिए आपका कितना था, आपका था 46 प्लस 12 प्लस 48 था। ठीक है, तो 40 40 80 80 10 90 हो गया, 90 उसके बाद 8 2 10 110, सॉरी 8 2 10 यानी कि 90 10 100 हो गया, अब प्लस 6 106 हो गया। तो जोड़ कर भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में आपको समय बचाना है, तो हर ऑप्शन पर ध्यान रखिएगा। यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है तो पहले सबसे बड़ी प्रायिकता दीजिएगा कि इकाई का अंक देखिएगा। अगर इकाई का अंक आपका अलग अलग है तो उसे हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे उचित विकल्प चुनें, संवेग में डैश होता है। ऑप्शन ए कोई दिशा नहीं, बी दिशा, सी परिमाण और दिशा, और डी परिमाण। याद रखिएगा संवेग आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि के लिए दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv, इसका मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, ए है सेलुलोज और पेक्टिन, बी है केवल पेक्टिन, सी है म्यूरेन, और डी है काइटिन। याद रखिएगा जो पादप कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद जो फंजाई होता है उसका कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, इसे भी याद रखिएगा। एग्जाम में ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप डैश की खोज हुई। ऑप्शन ए आपके सामने इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी परमाणु नाभिक, और डी प्रोटॉन। याद रखिएगा रदरफोर्ड के अल्फा कण द्वारा परमाणु नाभिक की खोज हुई, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। इन सभी को याद रखिएगा क्योंकि इन सभी के खोजकर्ता के नाम पूछे जाते हैं। प्रश्न है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपके प्रैक्टिस सेट में अच्छे प्रश्न लेकर आएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएँ। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है शक्ति का हम फार्मूला लिखेंगे। P बराबर क्या होता है आपका कार्य बटा के समय, कार्य बटा के समय होता है, यानी कि कार्य निकालेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है वजन 40 किलोग्राम, तब का हो जाएगा mgh बटा में T। अब हम रखेंगे m का मान 40 किलोग्राम, g का मान 10, h आपको दिया है 50 सीढ़ी और एक सीढ़ी का ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, बटा में 10 इंटू 100, क्योंकि हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 जीरो से सारे जीरो कट गए। ठीक है, अब देखेंगे 4 5 20, ठीक 20 इंटू 15 यानी 15 दुना के
30 यानी कि 300 वाट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, ये तो बिना पेन पेपर उठाए भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो। अगला प्रश्न है, देखिए जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको इसको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे देखिए, 4 5 20, आप 15 दुना के 30, ठीक, 3 आना चाहिए। 3 किसमें है, आप कितना जीरो है कितना जीरो इसको मत देखिए, 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है 300 आए, 3000 आए, 30,000 आए, लेकिन 3 ही आएगा ना, इसलिए आपका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस होना चाहिए बस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? ठीक है, ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी है जठर रस, सी है नींबू का रस, और डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, जो अम्ल होता है वह पीएच पेपर को लाल बना देता है, और जो क्षार होता है वह पीएच पेपर को नीला कर देता है। तो इसमें क्षार कौन है? आपका ऑप्शन ए, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है NaOH, इसे याद रखिएगा। इसका जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। ठीक है, बाकी आपका नींबू का रस हो गया, जठर रस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सब कैसे हैं? अम्लीय हैं। ठीक है, नींबू के रस में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी आपके मसूड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि विटामिन की सी कमी से क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून आने लगता है। प्रश्न है, N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी है, आपको बताना है। तो इसको सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, और सभी परमाणु के जितने भी 1 से 30 तक लगभग याद कर लीजिएगा। वहाँ तक आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार भी याद होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और आपको पता है कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो हम इसका परमाणु संरचना बनाएंगे। ये 2 नाइट्रोजन की परमाणु संरचना हो गया। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर हो गए। तो आप देखिए, अब आपको पता है कि परमाणु को अस्थायी होने के लिए उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो उसका कोश पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, यानी कि इसको अष्टक बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेंगे। ठीक, और जब शेयर कर लेंगे तो आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी हो गया। इधर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी हो गया। यानी कि टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन साझा किए, तो 3 इधर के 3 इधर के, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन साझा किए। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है कि साझा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो साझा कितने किए हैं, 3 किए हैं ना, सॉरी 6 किए हैं ना, तो इसका उत्तर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश में संचारित होता है, प्रकाश में डैश संचारित होता है, प्रकाश डैश में संचारित होता है। आपका ऑप्शन है क्षैतिज रेखा में होता है, ऊर्ध्व रेखा में होता है, वक्र रेखा में होता है, सीधी रेखा में होता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो कि एक सीधी रेखा में संचरण करती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, बी है क्लोरीन, सी है आयोडीन, और डी है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, सभी एसिड के लिए जो आम तत्व है आपका हाइड्रोजन है, क्योंकि अम्ल को जल में घुलने पर क्या मिलता है, आपको हाइड्रोजन आयन मिलता है। ठीक है, इसलिए सभी एसिड के लिए जो आम तत्व है हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन
के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है। इसका जो ऊष्मायन होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो ये बहुत ही अच्छा ईंधन के रूप में आता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? कीटाणु रोधी बनाने के लिए, यानी कि जल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का, ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु तत्व है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आयोडीन का उपयोग भी आपका टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग हम घाव पर करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अक्रियाशील होता है? अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो याद रखिएगा वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जिंक तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। ये चांदी, प्लेटिनम, सोना, ये सब क्या है? ये सब अक्रिय धातु हैं, ठीक है। इसीलिए सोना और चांदी का क्या बनाया जाता है? आभूषण बनाया जाता है, क्योंकि इसको लंबे समय तक रखने के बाद भी यह पर्यावरण से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं, इसे याद रखिएगा। इसे हम जो पृथ्वी है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? उससे हम इनको शुद्ध रूप में निकालते हैं, सोना को, चांदी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है तो इसकी धारिता होगी। तो धारिता निकालना है तो C बराबर होता है आपका Q बटा के V, ठीक। यानी कि Q कितना है आपका 1 कूलम, V कितना है 10 वोल्ट, यानी कि आपका आ जाएगा 0.1 फैराड, यानी कि ऑप्शन C इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न आपका दोबारा आ गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।